नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, जो देश में अगला लोकसभा चुनाव होगा उसमें 850 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। अभी फिलहाल 543 सीटों के लिए वोट डाले जाते हैं, जिन्हें बढ़ाकर 850 कर दिया गया है और बाकायदा इसके लिए सरकारी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। इसे संविधान का 131वां संशोधन बताया जा रहा है, लेकिन कई राज्य अभी से ही इसका विरोध करने लगे हैं और वजह यह है कि राज्यों का कहना है कि हमसे तो कोई सलाह मशविरा किया ही नहीं गया। ये तो एक तरफा डिसीजन है, केंद्र सरकार का डिसीजन है। कम से कम राज्यों से एक बार पूछ तो लेते कि आप चाहते या नहीं चाहते। तमिलनाडु इसका विरोध कर रहा है, केरल विरोध कर रहा है, दक्षिण का कर्नाटक विरोध कर रहा है, तेलंगाना विरोध कर रहा है और धीरे धीरे ये आग अभी तो तुरंत आज ही लाया ही गया है ये नोटिफिकेशन। तो मुझे लगता है देश के कई राज्य इसका विरोध करें, क्योंकि राज्यों से कभी पूछा ही नहीं गया और बाकायदा तारीख बता दी गई है कि लोकसभा में इस दिन बहस होगा और फिर इसे पास करा दिया जाएगा। और इसके साथ ही डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हर राज्य में सीटों की संख्या बढ़ने वाली है, लोकसभा के सीटों की संख्या बढ़ने वाली है, विधानसभा के सीटों की संख्या बढ़ने वाली है और कुछ राज्य ऐसे होंगे जहां अभी विधान परिषद नहीं है, तो सीटों की संख्या जब बढ़ जाएगी तो वहां विधान परिषद भी होंगे। ये बहुत बड़ा स्टेप है मोदी सरकार का। और आपको पता ही है, दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेप है वो ये है कि अगला लोकसभा चुनाव जो होगा वो महिला आरक्षण बिल के लागू होने के बाद होगा। यानी 1/3 सीटें, यानी कि 250 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व आरक्षित। तो आज कुछ ऐसी सीटें हैं जो जहां पे पुरुष सांसद है, तो हो सकता है कि अगले लोकसभा चुनाव में उनकी सीट महिला के लिए रिजर्व हो जाए। इस बात को लेकर कई नेता डरे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस जो है वो विरोध नहीं कर रही है। उनका कहना यह है कि महिला आरक्षण बिल तो हमारा ही था और हमने इसका भरपूर समर्थन किया था। और जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पहली बार आया था, राज्यसभा में कांग्रेस ने पेश किया था, तो इनिशिएटिव तो हमने लिया था। लेकिन कांग्रेस की आपत्ति यह है कि भाई चुनाव के बीच में क्यों यह सेशन बुलाना? क्या बंगाल चुनाव में फायदा उठाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? नहीं तो बीच चुनाव में स्पेशल सेशन बुलाकर ये महिला आरक्षण बिल में ये संशोधन की क्या बात थी? आप कर लेते। 23 को चुनाव है, 29 को चुनाव है, 29 के बाद सेशन बुला लेते। लेकिन आपने जानबूझकर 15-16 को इसलिए सेशन बुलाया है, 15 से 18 तक, ताकि बंगाल चुनाव में इसका फायदा आप उठा सके। मुझे लगता है एक बार सुन लेना चाहिए कि क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। इस समय तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, 39 सीट हैं और उत्तर प्रदेश में 80। तो अगर आप 50% बढ़ाओगे तो 80 से 120 हो जाएंगी और तमिलनाडु की 39 से हो जाएंगी 59। तो पहले जो अंतर था वो केवल था 41 सीटों का, अब अंतर हो जाएगा 61 सीटों का। तो हर प्रदेश में अगर ये आंकड़े रखोगे तो नॉर्थ इंडिया में अंतर बढ़ाएगा सीटों का। परिसीमन होगा तो कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में इनको फायदा होने वाला है वो चेयरमैन डिलिमिटेशन द्वारा अपने फायदे के लिए वो काम करेंगे। जो बाउंड्री होगी उसमें बदलाव लाएंगे ताकि उनको राजनीति में फायदा हो। आज भी महिला आरक्षण पर किंतु परंतु अपितु से पूरा बिल भरा पड़ा है। आज भी यह जुमला इसलिए दिया गया क्योंकि अपनी आगामी हार साफ दिख रही है और मोदी जी के स्कोर कार्ड पर नील बटा सन्नाटा है। तो महिलाओं को एक जुमला दे दिया गया महिला आरक्षण का, लेकिन असलियत इस बिल में साफ हो गई, क्योंकि यह बिल साफ तौर से कहता है कि महिला आरक्षण तभी होगा जब पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण क्रियान्वित होगा। मतलब 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव ही नहीं। मोदी सरकार को लेकर सबसे बड़ा आरोप यह है कि ये बहुत बड़े बड़े फैसले ले रही है। फैसले ले रही है, अच्छी बात है, लेकिन कभी कंसल्टेशन नहीं करते किसी के साथ, किसी भी विपक्ष के किसी भी दल के साथ कभी वो सलाह मशविरा नहीं करती, लगभग सभी मामलों पर। आज संख्या बल है इनके पास, लेकिन विपक्ष नेताओं का कहना है कि ठीक है, आज आप एक ऐसी सरकार चला रहे जिसके पास संख्या बल है, जबरदस्ती आप अपनी बातें मनवा सकते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं।
यहां एक आम सहमति की परंपरा रही है, अटल जी भी इसकी बात किया करते थे। तो आम सहमति से अगर जो चीजें हो सकती है उसमें तो कम से कम कंसल्टेशन होना भी चाहिए। अब ये आरोप सच्चा है गलत है ये फैसला मैं आप पे छोड़ देता हूं, लेकिन एक के बाद एक इतने बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। एक बात और, सीटों की संख्या बढ़ रही है वो सही है, महिला आरक्षण बिल लागू हो रहा है वो सही है। अब जो केंद्र सरकार है वो यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता के रूप में एक बड़ा कदम उठाने जा रही। अभी उस बारे में भी बातचीत की प्रक्रिया शुरू है और जैसा आपको पता है 2018 में एक बार लोगों की राय मांगी गई थी यूसीसी को लेकर। उसके बाद 2021-22 में लोगों की राय मांगी गई, फिर 2024 में उससे लोकसभा चुनाव के ठीक पहले लोगों की राय मांगी गई। तो जो आम लोगों की राय मांगी गई यूसीसी को लेकर, उसमें जो सरकार की तरफ से बताया गया कि 90 लाख से ज्यादा लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने, अलग अलग समाज के लोगों ने अपनी राय दी है और अधिकांश लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता या एक देश एक कानून का समर्थन किया है। तो अगला जो होगा मोदी सरकार का बड़ा कदम वो यूसीसी होगा। और उसके बाद जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो मेरा तीसरा कार्यकाल होगा ये बड़े कदमों का कार्यकाल होगा। कुछ ऐसे ऐसे बड़े कदम उठाए जाएंगे जो देश के भविष्य को ध्यान में रखकर उठाए जाएंगे। तो लोग पूछ रहे हैं कि जब यूसीसी ले ही आएंगे, महिला आरक्षण लागू हो ही गया, सीटों की संख्या बढ़ ही गई, डिलिमिटेशन हो ही जाएगा, जनगणना हो ही जाएगी इस कार्यकाल में, तो क्या कुछ ऐसा कदम भी उठाया जाएगा जो कि देश के लिए, भविष्य के लिए बेहतर हो? उसमें से बहुत सारे लोग रिजर्वेशन पॉलिसी का रिव्यू की बात कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर के बारे में एक बार चर्चा हो जानी चाहिए कि जो लोग फायदा उठाए गए, या कुछ ऐसी जातियां हैं ओबीसी कैटेगरी में जिन्होंने सिर्फ लाभ उठाया, कुछ जातियां रह गई है, तो उसके बारे में विचार होगा, या फिर जनसंख्या नियंत्रण बिल। ये सब कुछ बड़े स्टेप्स हैं जिसके बारे में आज से ही लोगों ने चर्चा शुरू कर दी है। खैर वो जब होगा तब होगा, लेकिन अभी फिलहाल हमारा फोकस ये रहेगा कि जो केंद्र की सरकार है वो सीटों की संख्या को लेकर, डिलिमिटेशन को लेकर और महिला आरक्षण को लेकर क्या लेकर आई है। जैसे जैसे होगा हम आपको बताएंगे एनएमएफ न्यूज पे कि किस राज्य के सीटों की संख्या कितनी हुई है, किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ी हैं, विधानसभा की कितनी बढ़ी हैं और लोकसभा की कितनी बढ़ी हैं। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं, खास करके महिला नेत्री, जिनको आज तक मौका नहीं मिल सका था, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ी या लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़कर महिलाओं के लिए रिजर्व हुई तो उनका नंबर भी आ सकता है। हालांकि महिला आरक्षण बिल में भी कैटेगरी है, वहां भी उसी अनुपात में रिजर्वेशन लागू रहेगा जो कि बाकी के लिए है। जैसे कि मान लिया कि अगर एससी के लिए अगर 12% सीटें रिजर्व है अभी फिलहाल, तो महिलाओं का जो 250 सीट है उसमें भी 12% एससी के लिए रहेगा और वही समानुपात में एसटी के लिए भी रहेगा, ओबीसी के लिए भी रहेगा, जो भी है रिजर्व। इसे लेकर कई तरह की चर्चा है, क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं वो कह रहे थे कि संविधान में एससी एसटी रिजर्वेशन की बात कही गई है पर ओबीसी की बात कभी नहीं कही गई। अब क्या मोदी सरकार अगर ओबीसी सीटों को रिजर्व करने की बात करती है तो क्या संविधान में संशोधन होगा? बहुत सारी टेक्निकलिटीज है, हमारा ध्यान उस पर रहेगा और आपको मोदी सरकार के इस पूरे फैसले पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।